अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइली मुतालिबे पर जंगबंदी के पहले मरहले में तोसी पर हमास राजी नहीं। हमास ने दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंगबंदी पर दिया जोर। इसराइल की जानिब से गजा की इमदाद की मअतली पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इमदाद की बहाली का किया मुतालबा। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने ओहदे से दे दिया इस्तीफा। महंगाई पर कंट्रोल में नाकामी, ईरानी पार्लियामेंट ने वजीर खजाना को ओहदे से कर दिया बरतरफ। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत जमात इस्लामी के रहनुमाओं के इशारों पर करती है काम। मुतनाज़ा मुस्तनिफा तस्लीमा नसरीन का इल्ज़ाम, जमात के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। यूक्रेन की नेटो की रुकनियत के बदले मुस्तफी हो जाने तैयार हूँ। सदर यूक्रेन ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, ताहम कहा मेरी जगह लेना कोई आसान काम नहीं। और 40 दिन में 79 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ट्रंप ने अमेरिका में हुकूमत को हिला डाला। सन 1937 के बाद से अब तक किसी भी अमेरिकी सदर ने अपनी मुद्दत के आगाज में इतनी बड़ी तादाद में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत नहीं किए। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हमास ने इसराइली मुतालिबे पर गजा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में तोसी से इनकार कर दिया और इसराइली हुकूमत की जानिब से हमास के जवाब में गजा के फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद रोक दी गई है और इससे रोके जाने के खिलाफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइली सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास ने इसराइली मुतालिबे पर गजा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में तोसी से इनकार कर दिया है। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि हमास जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में तोसी पर राजी नहीं है। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इसराइली इरग़मालियों को पहले से तय मुआहदे के तहत मरहलावार रिहा किया जाएगा। वाज़ेह है कि गजा जंगबंदी के पहले मरहले का अख्ताम हफ्ते को ही हो गया, जिसके बाद इसराइल ने गजा में खाने पीने के समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया है। इसराइल ने जंगबंदी में आरिज़ी तोसी का भी ऐलान किया था। ये तोसी की तजवीज़ अमेरिका ने दी थी, मगर अब इसराइल ने यू टर्न लेते हुए इमदाद को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। इसराइल ने अमेरिकी तजवीज़ पहले मरहले में तोसी का ऐलान करते हुए तमाम इरग़मालियों की रिहाई का मुतालबा किया था। ताहम हमास ने दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंगबंदी पर जोर देते हुए कहा मुआहदे से इन्हिराफ के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। इसराइल ने कहा हमास जंगबंदी में तोसी के अमेरिकी मंसूबे पर इत्तेफाक करे। वाज़ेह है कि जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 इरग़मालियों की रिहाई, इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। और इसी दौरान इसराइली हुकूमत की जानिब से गजा के फ़लस्तीनियों के लिए हर किस्म की इमदाद ले जाने पर पाबंदी के खिलाफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइली सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त दायर करने वाली इंसानी हकूक़ की तंजीम गीशा ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा इसराइल एक बार फिर गजा की तमाम क्रॉसिंग्स पर अपना कंट्रोल इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल शहरियों के खिलाफ जंगी हथियार के तौर पर खाने पीने, अद्वियात समेत दीगर इमदादी सामान की रसाई रोक रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीम गीशा की जानिब से कहा गया है कि 20 लाख लोग, जिनमें से आधे बच्चे हैं, इनकी इमदाद को रोकना जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। वाज़ेह है कि गजा जंगबंदी के पहले मरहले का अख्ताम हफ्ते को हो गया है। हमास की जानिब से इनकार पर इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ गजा में खाने पीने के सामान समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा पट्टी में इंसानी इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने ये मुतालबा इसराइल की जानिब से महसूर फ़लस्तीनी इलाक़ों में सामान और रसद के दाखिले को मुअत्तल करने के ऐलान के बाद किया। UN सेक्रेटरी जनरल ने गजा में फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की बहाली और तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा दोहराया। गुतेरेस के तर्जुमान के मुताबिक हम तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो गजा में जंग से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें।
ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नायब सदर जवाद ज़रीफ का इस्तीफा सदर मसूद पज़ेशकियान को मिल गया था, ताहम उनके इस्तीफे से मुताल्लिक़ अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जवाद ज़रीफ ने कहा, मुझे और मेरे ख़ानदान वालों को शदीद इल्ज़ामात, धमकियों, तौहीन का सामना करना पड़ रहा है। अदलिया के सरबराह ने मुझे इस्तीफा देने का मशवरा दिया, जिस पर मैंने अमल किया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद जवाद ज़रीफ इससे पहले हसन रूहानी की हुकूमत 2013 तक 2021 में बतौर वज़ीर ख़ारजा काम कर चुके हैं। ईरान के आलमी ताकतों से होने वाले जौहरी मुआहदे में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। ईरान में महंगाई और ईरानी रियाल की कदर में कमी पर वज़ीर ख़ज़ाना के खिलाफ मुआख़ज़े की कार्रवाई में ईरानी पार्लियामेंट ने उन्हें ओहदे से हटाने के हक़ में वोट दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर इक़्तिसादियात अब्दुल नासर हिम्मती ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान की 8 माह पहले बनने वाली काबीना में शामिल हुए थे। ईरानी सदर ने अब्दुल नासर हिम्मती का दिफा करते हुए कानून साजों से कहा था कि हम दुश्मन के साथ मुकम्मल इक़्तिसादी जंग में हैं, हमें जंगी हिकमत अमली अपनानी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के मौशी मसाइल की जिम्मेदारी किसी एक शख्स पर नहीं डाली जा सकती। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ तल्ख कलामी के वाक़े के बाद कहा कि अमन मुआहदे के लिए होने वाली सिफारती बातचीत में अमेरिका भी यकीनी तौर पर शामिल होगा। ये बात उन्होंने लंदन में यूरोपीय सरबराही इजलास के बाद कही। पेश अहम तफसीलात। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ तल्ख कलामी के वाक़े के बाद कहा कि अमन मुआहदे के लिए होने वाले सिफारती बातचीत में अमेरिका भी यकीनी तौर पर शामिल होगा। ये बात उन्होंने लंदन में यूरोपीय सरबराही इजलास के बाद कही। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, उनके मुल्क में अमन मुआहदे के हुसूल की कोशिशें एक मुत्तहिदा महाज के साथ होंगी, जिसमें यूरोप, अमेरिका भी शामिल हैं। यूक्रेनी रहनुमा वीकेंड पर गैर मामूली सियासी सरगर्मियों पर मसरूफ़ रहे। सबसे पहले तो वो अमेरिका और यूक्रेन के ताल्लुकात को मुनक़ते करते नजर आए, लेकिन इसके बाद लंदन में बातचीत हुई, जहां बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर और यूरोपीय रहनुमाओं ने इनका इस्तकबाल किया। बातचीत के अख्ताम पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका के साथ मादनी मुआहदात पर दस्तखत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ का इदा किया कि वो अमन मुआहदे के तहत रूस को कोई इलाक़ा नहीं देंगे। कीर स्टारमर के मुताबिक यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन में लड़ाई ख़त्म करने के लिए एक मनसूबा तैयार करने वाले हैं। उसके बाद ये मनसूबा अमेरिकी सदर को पेश किया जाएगा। वाशिंगटन और इसके रिवायती मगरबी इत्तेहादियों के दरमियान खलीज पैदा होने के दरमियान दर्जनों यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से लंदन में मुलाकात की। यूरोपीय कमीशन की सदर ने यूरोपीय दिफा में बड़े पैमाने पर इजाफे की ज़रूरत की बात कही। वो इस हफ्ते के आखिर में यूरोप को दोबारा मुसल्लह करने का मंसूबा भी पेश करेंगी। लंदन मीटिंग में मौजूद कई मालिक ने बरतानिया और फ्रांस की हिमायत याफ्ता अमन फ़ौज के इत्तेहाद में शामिल होने पर दिलचस्पी का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सदर व्लादिमीर ने कहा, अगरचे के सदर की हैसियत से उनकी जगह लेना कोई आसान काम नहीं होगा, ताहम वो नेटो की रुकनियत के बदले मुस्तफ़ी होने तैयार हैं। उन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में इस पेशकश को दोहराया जो पहले भी कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ मीडिया के सामने मुलाकात में तल्ख तजुर्बे के बाद रिपब्लिकन्स की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि उनको अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यूक्रेनी सदर ने कहा, हम जंग नहीं बल्कि अमन चाहते हैं, मगर इसके लिए हिफाजती ज़मानतें ज़रूरी है। उन्होंने कहा, जो कुछ इन दिनों हुआ इसके नतीजे में हमें अपने लिए यूरोप की वाज़ेह हिमायत नज़र आती है। बांग्लादेशी मुस्तनिफ़ा और मुतना कारकुन तास्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में उबरी हुकूमत पर कई तनकीद की और हमेशा की तरह अपने मुतनाज़ा बयानात में कहा कि मुल्क अब इंतहा पसंद जमात इस्लामी के हाथों चला गया है। नसरीन ने कहा, मैं समझती हूँ कि मुल्क अब जमात इस्लामी के कब्ज़े में है और बांग्लादेश की तारीख को तबाह किया जा रहा है। मुतनाज़ा मुस्तनिफ़ा ने तमाम आज़ादी पसंदों के मुजस्सिमों को तबाह करने का भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि सन 1971 में जंग आज़ादी के अजायब घरों को तबाह किया जा रहा है। Jihadi and militant groups, and they have been destroying the history of Bangladesh. They destroyed the sculptures of all freedom fighters, and they destroyed the museums of the Liberation War in 1971, and also they destroyed the house of the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman, and also whoever was involved in the Awami League party, they were either killed
or they're imprisoned. So it is not a good situation. So what we want a fair election now, and then whoever comes to whoever wins the votes, then so it could be the pro-liberation war force we want. We don't want Jamaat-e-Islami because it is religion-based politics. We don't need religion-based politics. It is very harmful for society. So we need separation, strict separation between state and religion. And Jamaat-e-Islami's politics, I think, should be banned because they are very harmful. They are against women's equal rights. They are against humanity. They want Sharia law, and they don't believe in democracy. They don't believe in secularism. So I think that all the political parties who support liberation war, I think that should be elected, should participate in the election, and they should rule the country, not Jamaat-e-Islami people who are against liberation war, who are pro-Pakistan and anti-India. فلسطینی اور اسرائیلی مشترکہ پیشکش نو ادر لینڈ کو آسکر تقریب میں بہترین طویل دستاویزی فلم کا ایوارڈ ملا۔ فلم میں مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کارکن اور ایک اسرائیلی صحافی کے درمیان جذباتی تعلق کی کہانی بتائی گئی ہے، جبکہ دونوں اقوام کے درمیان تنازعات جاری ہے۔ ہالی ووڈ کے ڈولبی تھیٹر میں یہ ایوارڈ فلسطین کے باسل ادرا اور اسرائیلی صحافی یوفال نے وصول کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو آج شاہ چارلس سوم سے بطور کینیڈا کے بادشاہ ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو بطور 91ویں ریاست ضم کرنے کی دھمکی زیر بحث رہے گی۔ ٹرمپ کی اس دھمکی کے حوالے سے خاموشی کے سبب کینیڈا میں شاہ چارلس کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شاہ چارلس کینیڈا کی ریاست کے سربراہ شمار ہوتے ہیں، جو برطانوی دولت مشترکہ رکن بھی ہے۔ کینیڈا میں شاہی مخالف تحریک کا عوامی حجم بڑا نہیں، تاہم ٹرمپ کی دھمکیوں کے حوالے سے شاہ کی خاموشی نے حالیہ دنوں میں اس موضوع پر گفتگو کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ادھر ٹرمپ نے 20 جنوری کو صدارت میں واپسی کے بعد سے اب تک 79 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ یہ ایک ایسی تعداد ہے جو موجودہ نظام کو ہلانے کی ان کی خواہش کو ظاہر کر رہی ہے۔ ان کے اس آرڈرز کی یہ تعداد ان کے ڈیموکریٹک پیشرو جو بائیڈن کے پورے سالوں کے آرڈرز کے قریب پہنچ گئی ہے۔ حکم ناموں کا یہ سلسلہ ایک تاریخی ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ سن 1937 کے بعد سے اب تک کسی بھی امریکی صدر نے اپنی مدت کے آغاز میں اتنی بڑی تعداد میں ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط نہیں کیے تھے۔ آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ اسرائیلی مطالبے پر جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع پر حماس راضی نہیں۔ حماس نے دوسرا مرحلہ شروع کرنے اور مکمل جنگ بندی پر دیا زور۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی امداد کی معطلی پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتیرش نے امداد کی بحالی کا کیا مطالبہ۔ ایران کے نائب صدر جواد ظریف نے عہدے سے دے دیا استعفیٰ۔ مہنگائی پر کنٹرول میں ناکامی، ایرانی پارلیمنٹ نے وزیر خزانہ کو عہدے سے کر دیا برطرف۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے اشاروں پر کرتی ہے کام۔ متنازع مصنفہ تسلیمہ نسرین کا الزام، جماعت کے خلاف زہر اگلنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ یوکرین کی نیٹو کی رکنیت کے بدلے مستعفی ہو جانے تیار ہوں، صدر یوکرین زیلنسکی کا بڑا بیان، تاہم کہا میری جگہ لینا کوئی آسان کام نہیں۔ اور 40 دن میں 79 ایگزیکٹو آرڈرز، ٹرمپ نے امریکہ میں حکومت کو ہلا ڈالا۔ سن 1937 کے بعد سے اب تک کسی بھی امریکی صدر نے اپنی مدت کے آغاز میں اتنی بڑی تعداد میں ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط نہیں کیے۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔
News.